वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। क्या महसूस होगा आपको अगर आप तक ये सूचना पहुंचे कि एक टीवी चैनल के एंकर पर एक राज्य सरकार मुकदमा करने जा रही है? क्या महसूस करेंगे आप तब जब आपको ये पता चले कि टीवी चैनल पर जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं उस पर एक खबर ऐसी दिखाई गई जो सांप्रदायिक रंग दे करके एक सरकार की छवि खराब करने वाली थी? आपको क्या महसूस होगा अगर कोई दैनिक अखबार अपने फ्रंट पेज पर ऐसी खबर दिखा दे कि भारत ने फिर से कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक और बाद में सेना इसका खंडन कर दे और अखबार आज तक माफी न मांगे? कैसा लगेगा आपको तब जब विपक्षी दलों के गठबंधन के भीतर इस बात की सुबुगाहट सामने आने लगे कि ऐसी मीडिया का हमें बहिष्कार करना चाहिए जो लगातार सत्ता के पक्ष में खड़े होकर हमारे खिलाफ पूरे देश में माहौल बना रही है? कैसा लगेगा तब जब आपको पूरे दिन टीवी पर बैठकर भी अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर, अपने घर के चूल्हे की महंगाई पर, अपने घर के बजट पर, अपनी खेती किसानी पर कोई मुद्दा ही बहस के लिए न दिखाई दे? कैसा महसूस करते हैं तब जब दिन रात हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर दंगे जैसा माहौल बनाने वाली मीडिया चीख चीख कर विपक्ष से सवाल करती हो और सत्ता बैठकर मुस्कुराती हो? क्या वाकई मीडिया अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के फर्ज को इतनी शिद्दत से निभाती हुई महसूस करती है? और जब ये ऐसा कुछ होता है तो इसकी प्रतिक्रिया में आप सोचते क्या हैं? क्या आपका टीवी पर भरोसा कम हुआ या अखबार पढ़ना कम हुआ? इस पर सोचिएगा। तब तक आपको एक खबर लेकर के आया हूं जिसमें आपको सोचने समझने के लिए मदद करेगी ये खबर। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर। पिछले एक दो दिन से आज तक जैसे एक बड़े अमीर टीवी चैनल के नेटवर्क पर एंकरिंग करने वाला एक ब्लैक एंड व्हाइट का पत्रकार सुर्खियों में है। सुर्खियों में किसी अच्छी वजह से नहीं, सुर्खियों में अपने पुराने अतीत की भी वजह से नहीं कि जब भी उसका नाम आए लोग तिहाड़ी लिखने लगते हों कि इसने किसी से कई 100 करोड़ की फिरौती मांगी जिसकी सजा भुगतने के लिए उसे जेल में जाना पड़ा। सुर्खियों में इसलिए भी नहीं कि उसके किसी गलत न्यूज और रिपोर्टिंग के चलते दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके पर कोई तनाव और दंगे जैसा माहौल हो गया था। सुर्खियों में इस बार किसी अलग मकसद से है क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर करने की एक खबर सामने आ रही है। मामला कर्नाटक सरकार से जुड़ा हुआ है और उसकी एक योजना और उसकी गलत रिपोर्टिंग के आधार पर यह सूचना मिल रही है कि कर्नाटक सरकार ने उसके ऊपर एफआईआर करने की शुरुआत कर दी है। खबर क्या है? खबर यह है कि आज तक चैनल पर ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से एंकरिंग करने वाला एक एंकर सुधीर चौधरी, कर्नाटक सरकार ने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के एंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। उन पर अल्पसंख्यकों के लिए वाणिज्यिक वाहन सब्सिडी योजना, जिसे स्वावलंबी सारथी योजना के बारे में जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत सूचना देने का आरोप है। सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में यह कहा कि इस योजना के तहत कर्नाटक राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यकों मात्र को ही इस योजना का 50% जो सब्सिडी का लाभ है वो मिलेगा और बाकी खबर को उन्होंने गोल कर दिया और इस खबर का विश्लेषण ऐसा किया गोया कर्नाटक सरकार ने केवल अल्पसंख्यकों के लिए योजना बनाई है। जब इसकी पड़ताल सामने आने लगी और बात सामने आई तो प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी आईटी बीटी मंत्री हैं, उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पोर्टल पर अपने ट्विटर, जिसे अब ये एक्स कहते हैं, उस पर ये खबर दी कि आज तक के एंकर ने जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना फैलाई है, जिसे सबसे पहले भाजपा सांसदों ने शुरू किया था। आप गौर करिए, प्रियांक खड़गे ये इशारा कर रहे हैं कि आज तक के एंकर ने जो फेक न्यूज फैलाने की या गलत इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है, यह कोशिश उसके पहले भाजपा के सांसदों ने शुरू कर दी थी। कितना अच्छा रिश्ता है भाजपा के सांसदों और एक टीवी एंकर का। यह रिश्ता क्या कहलाता है? प्रियांक खड़गे आगे लिखते हैं कि यह जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से राज्य सरकार की छवि को खराब करने का काम है, इसलिए हम इसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करने जा रहे हैं। और इस योजना के तहत असल में क्या हुआ था, यह आप अपनी स्क्रीन पर देखिए।
ये इस योजना के 3 कॉलम बने हैं, कम्युनिटी, सब्सिडी परसेंटेज और सब्सिडी अमाउंट। और कम्युनिटी में पहली कम्युनिटी है माइनॉरिटी, जिसे 50% सब्सिडी दिया जाएगा और सब्सिडी अमाउंट 3 लाख मैक्सिमम है। वहीं दूसरा कॉलम है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिसके लिए 75% सब्सिडी अमाउंट देने की बात की गई है, जो तकरीबन 4 लाख मैक्सिमम हो सकता है। और इसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले कॉलम को सुधीर चौधरी ने अपने विश्लेषण में गोल कर दिया, गायब कर दिया, क्योंकि अगर यह होता तो ये हिंदू मुस्लिम इसको कैसे कर पाते, अगर यह होता तो इससे केवल सांप्रदायिक खबर कैसे दिखाते और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को मुस्लिम परस्त और तुष्टीकरण वाली कैसे दिखा पाते। इसी सुधीर चौधरी ने आज तक पूरे जीवन के एंकरिंग में एक सवाल नहीं पूछा होगा कि जिस देश में 20% मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें बिना एक टिकट दिए उनके बारे में कैसे अपमान कर सकती है, कभी उन्होंने नहीं पूछा होगा। लेकिन एक सरकार की योजना पर कैसे मैनिपुलेट करके उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया, ये देखना दिलचस्प है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्वावलंबी सारथी स्कीम कर्नाटक के नीचे वाले कॉलम पर आप देखिए, द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ कर्नाटक, द सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम विल ओनली बी अवेलेबल टू स्टेट रेजिडेंट हु आर अनएम्प्लॉयड, द सिटीजन्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज विल रिसीव बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। अब आप समझ पा रहे हैं कि पूरा खेल क्या है और कैसे इसको कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने क्यों एफआईआर करने की धमकी दी है। अव्वल तो ये कि दैनिक जागरण, जिसकी एक खबर फेक न्यूज होकर के सेना को खंडन करना पड़ा, उसकी एक खबर आपने देखी, पिछले दिनों 3 उपचुनाव हुए, पिछले दिनों हुए उपचुनावों में 7 में से 3 पर बीजेपी जीती और शीर्षक क्या बना है, ध्यान से देखिए इस शीर्षक को, विधानसभा उपचुनाव में 7 में से 3 सीटें जीतकर भाजपा ने पुराना प्रदर्शन रखा बरकरार। आका नाराज न हो जाएं, हम तो चुनाव आयोग के इस रिपोर्ट को बदल नहीं सकते, वरना हम तो कहते, मुख्य पृष्ठ पर खबर छापते कि 7 उपचुनावों में से 17 पर बीजेपी जीत गई। मगर अफसोस कि 7 में से 3 पर जीता हुआ दिखाकर भी यह कहा गया कि भाजपा ने पुराना प्रदर्शन बरकरार रखा है। एफआईआर की धमकी किसके काम आएगी? और जो आज भी भारत का बहुसंख्यक इलाका टीवी पर दिखाए किसी कार्यक्रम और अखबार में छप गई किसी खबर को अंतिम लकीर मानकर सच मानता हो, जिसके पास एक फेक न्यूज से इस देश में दंगा फैला देने का इतिहास सामने हो, कैसे आप मानेंगे कि आप इसे रोक पाएंगे? कैसे आप इस फेक न्यूज को रोक पाएंगे? और फेक न्यूज में आज अब ये अविवेक की भीड़ तैयार कर दी गई है, जिसको कुछ भी नहीं पता कि उसको फैक्ट चेक कैसे करना है, क्रॉस चेक कैसे करना है। जिस देश में मणिपुर की वीडियो लीक करने वाले के ऊपर मुकदमा कर दिया जा रहा हो, जिस देश में मुजफ्फरनगर में शिक्षिका के मुस्लिम बच्चे को अपने सहपाठी बच्चों से मरवाने की वीडियो लीक करने वाले पर और फैक्ट चेकर जुबैर के ऊपर लगातार आतंकवादी से लेकर के क्या क्या आरोप लगाकर उसके ऊपर इतने दबाव डाले जा रहे हो, उस देश में अखबार झूठ बोलने लगे, मीडिया झूठ बोलने लगे, तो सच कौन बोलेगा? और इस देश को यह समझाएगा कौन कि झूठ और सच में फर्क क्या है? किसी को निष्पक्ष रहना, किसी नागरिक का निष्पक्ष होना, किसी मीडिया घराने का निष्पक्ष होना, उसका सत्ता के पक्ष में होना होता है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हम निष्पक्ष नहीं हो सकते, हमें हक और न्याय और समता के पक्ष में खड़ा होना होता है। इसलिए मीडिया का काम झूठ के खिलाफ सच के पक्ष में खड़ा होना है, सत्ता के खिलाफ जनता के पक्ष में खड़ा होना है। और आज झूठ के पक्ष में खड़े होकर सत्ता के साथ गलबहियां करते हुए विपक्ष से सवाल पूछने वाली मीडिया, विपक्ष के इशू पर लगातार हमलावर मीडिया सत्ता का काम कर रही है। ऐसे वक्त में इस खबर को आपके सामने ले आने का मकसद यह है, आप व्हाट्सएप देख करके समझ जाते हैं कि यह सच है। कहां पढ़ा? व्हाट्सएप में पढ़ा। कहां पढ़ा? टीवी पर देखा। ये एंकर कितने देर रिसर्च करते होंगे? हम एक वीडियो बनाते हैं और हमारी हालत खराब हो जाती है कि एक कोई गलत चीज ना चली जाए। हमारी क्रेडिबिलिटी कहां है? ये मुस्कुराते हुए तिहाड़ से लौट करके भी इतना वो झूठ बोल रहा था, इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। वसीम बरेलवी साहब पहले ही लिख गए। अब देश में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लोग फैक्ट चेक करने बैठ जाएं तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी कहां जाएगी? मगर इस सारी क्रेडिबिलिटी में प्रधानमंत्री अपने पैसे को और खर्च करके अपनी इमेज बचा लेंगे। ये मीडिया वाले करोड़ों अरबों रुपए इनके पास हैं, ये अपनी इमेज को फिर से बना लेंगे। मगर आपका नागरिक बोध अगर चला गया तो आपके वापस कोई
चांस मिलने वाला है क्या? आपके मन में एक कोई गलत धारणा किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ बन गई तो आपका क्या होगा? आप जरा पड़ताल करिए कि इस मीडिया में आपके मुद्दे कहां हैं जिस पर कोई बहस होती हो। फिर भी अगर आप टीवी देख रहे हैं, फिर भी अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो आपको आपका नागरिक होना मुबारक हो, क्योंकि आप इस विनाश में शामिल हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो हमारा साथ दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।